नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की कवायद जोरों पर है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में हैं। तो वहीं वार्ड में आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव में महापौर अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, इसको लेकर असमंजस बरकरार है। मध्य प्रदेश में महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट कराए जाएं, इसे लेकर प्रदेश सरकार की ओर से तैयारी लगभग पूरी है। माना जा रहा है कि कभी भी इसका अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस सरकार की इस तैयारी पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर बीजेपी विधायक और मंत्री ने अपनी सहमति जताई है। बीजेपी के विधायक को मंत्री नहीं चाहते थे कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष जीत कर आने वाले महापौर और अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक और मंत्रियों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। इसको लेकर पूर्व में भी मंत्रियों और विधायकों द्वारा पार्टी स्तर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की जाती रही है। हालांकि पार्टी की इच्छा रही होगी कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराए जाएं। मंत्रियों और विधायकों की असहमति की वजह से पिछले 16 मई को अध्यादेश का मसौदा राजभवन से वापस बुला लिया गया था, लेकिन मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई और इसके बाद पार्टी स्तर पर विचार विमर्श भी हुआ, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यादेश को मंजूरी के लिए कभी भी राजभवन भेज दिया जाएगा। मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। तो वहीं पूर्व मंत्री कमलनाथ सरकार ने भी, आपको बता दें कि महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की व्यवस्था को खत्म कर दिया था। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने 2020 में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए अध्यादेश के माध्यम से इसमें संशोधन किया था और उसके बाद में विधेयक के रूप में इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे पास नहीं कराया जा सका था। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। संशय अभी भी बना है। तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन इस पर से संशय नहीं हट रहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी दोनों चीजों के लिए तैयार है। कांग्रेस का क्या मानना है, विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का कोई भी अध्यादेश ऐसा अभी तक राजभवन को नहीं भेजा गया। निकाय के चुनाव, ग्रामीण निकाय के और स्थानीय निकाय के चुनावों में हम अपनी तैयारी में जुटे हैं। प्रोसेस क्या होगा ये सरकार को तय करना, और सरकार जब तय कर देगी, चुनाव आयोग जब उस चीज़ों को जारी कर देगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर हम मैदान में उतर करके तैयार हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है कि पद्धति क्या होगी। अरे जो पद्धति होगी उससे हम इस मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण और स्थानीय निकाय में इतिहास बनाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर शिवराज सिंह जी अप्रत्यक्ष हैं और वीडी शर्मा जी प्रत्यक्ष हैं। सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं होने का खामियाजा चुनाव की संभावनाओं पर पड़ रहा है। सरकार चाहती है कि अप्रत्यक्ष महापौर पद का चुनाव हो और संगठन उनका चाह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो। उसी वाकफों में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब देखिए, प्रत्यक्ष की जीत होती है, अप्रत्यक्ष की सरकार और संगठन को भाजपा की। देखिए, तो आखिरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ये संशय खत्म नहीं हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्द हो जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो प्रोसेस हुई है आरक्षण को लेकर, मुझे लगता है वो प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। लेकिन जिस तरह से खबरें थी कि उस पर भी सवाल उठाए हैं विपक्ष ने, आखिर क्या है और इसका क्या करेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे ही करना चाहती हूँ। बहुत सीधा सा सवाल है, क्योंकि चर्चा ही इसी की है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। और यदि प्रत्यक्ष होता है तो क्या कोई परेशानी होगी, या अप्रत्यक्ष होता है तो क्या कोई परेशानी होगी, क्योंकि बहुत टाइम से ये बात हो रही है और बार बार चीजें बदल रही हैं। देखिए राखी, प्रत्यक्ष करना है या प्रत्यक्ष पद्धति से करना है, इसका निर्णय सरकार को लेना है। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ,
मैं पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पदवती में चुनाव हो, किसी भी पदवती से चुनाव हो, कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता राखी कि प्रत्यक्ष से होगा या अप्रत्यक्ष से होगा। कांग्रेस को हारना है, कांग्रेस मुंह की खाएगी, कांग्रेस धूल चाटेगी। कमल का खिलना है वह भी निश्चित है, क्योंकि हमारे पन्ने लेवल तक की समितियां पूरी हो चुकी है, पन्ना प्रमुख तक के काम कर रहे हैं और हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ पदाधिकारी जो है, चाहे वो वीडी शर्मा जी हो, चाहे प्रदेश के महामंत्री हो, वे भी पन्ना प्रमुख है। तो हमने पन्ना लेवल तक इतनी जोर से काम किया है, इतनी मुस्तैदी से काम किया है कि कमल का खिलना निश्चित है, पंजे का टूटना निश्चित है। पदवती कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अंतिम चुनाव होगा एक तरह से, और ये आप कह सकते हैं कि ये सेमीफाइनल है। उसके पहले उसकी वजह से जो नतीजे आएंगे 2023 का जो मध्य प्रदेश का फाइनल होगा, उसमें कांग्रेस पहले से ही हार मान लेगी। इनको ठीक है सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सिद्धार्थ जी, आपकी भी प्रतिक्रिया मुझे इसी पर चाहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, और कुछ भी होता है तो परेशानी क्या है और नहीं है तो क्या नहीं है? देखिए राखी जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने सरकार में आते ही महापौर और अध्यक्ष को प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की व्यवस्था को खत्म कर दिया था। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद तुरंत शिवराज सरकार ने 2020 में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए अध्यादेश के माध्यम से इसमें संशोधन करने का उन्होंने कार्य किया था, जो अभी राज्यपाल को सौंपा जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे शेख साहब अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस का अंतिम चुनाव है, तो सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं राखी जी कि कांग्रेस का तो अंतिम चुनाव है। चलो मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मैं उनकी बात मानता हूँ, ये अगर बोल रहे हैं तो ठीक है। पर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चुनाव है जब आपके मंत्री और विधायक खुद बोल रहे हैं कि इस प्रणाली से चुनाव नहीं होना चाहिए, उसका विरोध कर रहे हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विरोध कर रहे हैं, पहले तो आप अपनी पार्टी में सहमति बनाइएगा। शेख साहब, आपकी पार्टी के बीजेपी के मंत्री और विधायक, आज की रिपोर्ट है इसमें ये साफ साफ बोल रहे हैं वो कि इसमें बीजेपी के मंत्री एवं विधायक नहीं चाहते कि चुनाव प्रत्यक्ष जीत कर आने वाले महापौर और विधायक मंत्री को गंभीरता से लेते हैं, जो मंत्री और विधायक उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी पहले एकमत हो, और बाकी की जो बात है ये हमारे जो संवेदनहीन मुख्यमंत्री उनको संज्ञान में लेके इस पर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ पटाखेप करना चाहिए। गुलरेज जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए राखी, जहाँ तक भाजपा की बात है, हमारा कोई भी मंत्री हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, या कोई भी हमारा वरिष्ठ या नॉर्मल कार्यकर्ता हो, यदि संगठन ने एक बात पर निश्चय कर लिया कि ये करना है, तो फिर वो रेखा होती है और उस रेखा को कोई क्रॉस नहीं करता। मैं फिर ये बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये सिद्धार्थ जी ये बात नहीं बोल पाएंगे। संगठन की रेखा होती है जिसको ना मोदी जी क्रॉस कर सकते हैं, ना अमित शाह जी करेंगे, ना शिवराज जी करेंगे, ना कोई मेरे जैसा छोटा मोटा कार्यकर्ता करेगा। तो यही शक्ति है भाजपा की, तो इसलिए ये बात मत करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी दुरुस्ती के साथ हम तैयार हैं। और हमारा पूछ रहे हैं सरकार चल रही है, आप लोगों की सुनकर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो समाप्त हो गई है, मोदी सरकार चल रही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी सरकार, भाजपा रहेगा नहीं। जी जो है, सुन लीजिए भाई साहब, आपके ताले लगने वाले हैं। नागपुर के लोगों को कैद कर दिया है, एसपीजी दे के कैद कर दिया है आपके नागपुर के संघ को। तो आज ही आपको गिफ्ट मिला कपिल सिब्बल की तरफ से। अभी आपने चिंतन किया था, चिंतन के मंथन में पहले हार्दिक पटेल निकला, उसके बाद जो थे वो जाखड़ साहब निकले, और फिर तीसरा जो मंथन निकला है वो आज आपके कपिल सिब्बल निकले हैं। तो अपने गिरेबान में झांकिए, ये तो बड़ा जॉइंट फैमिली है, बड़ी मजबूत परिवार है। और आपको क्या है कि आप चिल्लाते रहे। राहुल ने बोला जिस कम होगी, जो आंदोलनकारी होगा, जो रोडों पे लड़ सकता होगा, वो पार्टी में रहेगा, और जो डरपोक होगा, जो सत्ता का सुख चाहना चाहेगा, जो सत्ता विहीन नहीं रह सकता, वो जाएगा, वो चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ से दीमक रूपी जो जा रहे हैं, ये भाजपा को आगे आने वाले समय में चाटेंगे। जो हमारे नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? देखिए राखी,
इन लोगों ने ऐसी ही बात की थी जब हेमंत बिस्वा शर्मा अरे निकले आप थे उससे पहले। अरे सुन लो भाई साहब, आप बोलने नहीं दे रहे। राखी ये बोलने नहीं दे रहे, आज डिबेट खराब हो रहा है। नहीं, इनको बोलने नहीं, पूरा इनसे पूछो राखी। मुझे ऐसा लगता ऐसी बात है, करें। मुझे मैं इसलिए बहुत देर से चुप थी क्योंकि मैं अमूमन ये देखती हूँ कि जब कहते हैं ना कि गेस्ट में भी ये होता है कि बहुत समझदारी से जब बात कर रहे होते हैं तो बोलना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है आप दोनों ही बहुत अच्छे मतलब वरिष्ठ भी हैं, समझदार भी हैं, तो मुझे लगता है तर्क वितर्क हो पर इतना ना हो कि हम विषय को से ही अलग हो जाए या विषय ही हमारे समझ में ना आए। तो प्लीज एक एक करके बोलिए। सिद्धार्थ जी 1 मिनट। हाँ, गुलरेश जी बोलने फिर आप बोलिएगा। बोलिए गुलरेश जी। देखिए, हमारे भाई, बड़े भाई जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने ऐसी ही बातें की थी जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी थी और बंगाल की कांग्रेस ने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज वहां पर बंगाल में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। वैसे मैं केवल बीजेपी मानने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ऐसी ही बातें इन्होंने की थी शरद पवार जी के विषय में कि शरद पवार के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज क्या स्थिति बन गई आप देख लीजिए। ऐसी ही बात इन्होंने की थी हेमंत बिस्वा शर्मा के विषय में कि असम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा जो इनका पूर्वोत्तर था वह इनका साफ हो गया। ऐसी ही इन्होंने बात की थी सिंधिया जी के विषय में कि ये सब चलेगा, कुछ नहीं होगा। आपने देख लिया कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हुई। और आज इन्होंने कपिल सिब्बल, देखिए कपिल सिब्बल हमारी पार्टी में आए भी नहीं है, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनको आज जो इन्होंने दीमक कह दिया तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में यूज एंड थ्रो की पद्धति कितनी गंदी है और किस प्रकार से ये व्यक्ति को एक मिनट में फेंक देते हैं। नेशनल हेराल्ड का केस हो या कांग्रेस परिवार का या गांधी परिवार का जो भी केस हो, वो आदमी खड़ा रहा, आज उसको 1 सेकंड में इन्होंने दीमक बना दिया। चलिए ठीक है, क्योंकि वो बीजेपी में आया भी नहीं है। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुनना चाहिए कि ये कांग्रेस है, चलिए ठीक है, साथ ऐसा करेगी। ठीक है, हम तो इस पर बात करेंगे। सिद्धार्थ जी, वीडी शर्मा ने तो कह दिया है कि प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो हम तो तैयार हैं। कांग्रेस तैयार है कि नहीं है, चाहे कैसे भी हो? देखिए, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह जी दोनों ने सुबह बयान दिया और नरोत्तम मिश्रा जी ने उसको नकार दिया। तो क्या सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं में एक मत नहीं है क्या? ये क्या एक मत है ये लोग? सबसे पहला तो ये सोचने और विचारने वाली बात है। और जैसे मेरे भाई गुलरेश जी बोल रहे थे अभी, तो मैं इनका एक जवाब दे दूं कि एक तरफ आपको ऑब्जेक्शन भी आप कांग्रेस के पे उठाते हैं कि कांग्रेस में से ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, और बाद में आप आखिरी लाइन में ये बोलते हैं कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अरे जब आपको मतलब नहीं है तो फिर कांग्रेस के लोगों को आप ले क्यों रहे हैं? आप एक नारा देते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आपने तो कांग्रेस युक्त भाजपा बना ली है। और ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी जो हमारे कांग्रेस ही गए आपकी भाजपा को लेके पुनः वापस हमारी कांग्रेस में विलय करने। ठीक है, इस बात का भी जवाब चाहिए। 1 मिनट गुलरेश जी, मैं थोड़ा सा क्या उस विषय पर हूं ना, तो जब तक बहुत ज्यादा वो हो जाता है मुझे, जब तक आंसर नहीं आए। मुझे ये बताइए सिद्धार्थ जी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? नहीं, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि माननीय कमलनाथ जी ने उस समय पे भी जो प्रत्यक्ष प्रणाली है इसको खत्म कर दिया था। और सिद्धार्थ जी, प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव को समाप्त कर दिया था। अप्रत्यक्ष के लिए माननीय कमलनाथ जी पक्ष में थे। हमारी पार्टी एक ही बात पे स्टैंड करती है और करती रहेगी। ठीक है, चलिए, अप्रत्यक्ष कांग्रेस चाह रही है। हाँ गुलरेश जी बोलिए। अब देखिए, मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि इनके कई नेता जो हैं आज भी चाहते हैं, नेता नहीं पदाधिकारी चाहते हैं कि बीजेपी में सम्मिलित हों। तो ये शायद जिन लोगों के साथ खाते पीते उठते बैठते हैं ना, उन्हीं को अभी ये दीमक कह रहे हैं कि दीमक को तमाम नामों से नवाज रहे हैं उनको। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कांग्रेस को तकलीफ क्या हो रही है। अब प्रत्यक्ष से हो तब भी आपको रेडी होना चाहिए, प्रत्यक्ष से हो तब भी आपको रेडी होना चाहिए। जैसा वीडी भाई साहब ने कहा कि मेरा संगठन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है, किसी भी प्रणाली से कर ले। ये सब बातें क्या होती है, नाचू कैसे आंगन टेढ़ा वाला हाल है, अंगूर खट्टे हैं राखी, मालूम है कि अंगूर खा नहीं पाएंगे, नाच हो नहीं पाएगा, तो बस आंगन भी टेढ़ा है, अंगूर भी खट्टे हैं, मालूम है हार है। और आखिरी में तो फिर बेचारी कई बार मशीनों पर और इन सब चीजों पर ठीकरे फूट ही जाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हारते हैं सब।
मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये दोनों पे लागू होता है, मुझे ऐसा लगता है ये लड़ाई शायद या ये संशय इसलिए भी है क्योंकि यदि मान लीजिए कि चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज़्यादा हो गए या उनका पड़ला भारी हो गया तो अपने अपने वाले चुन लेंगे, इधर से कांग्रेस का हो गया तो कांग्रेस चुन लेंगे। मुझे लगता है ये संशय इसलिए बना हुआ है, तो जनता के माध्यम से जाएं तो बेहतर हो सकता है, शायद इस बात की लड़ाई है। अब खैर ठीक है, ये निर्णय तो अब आगे होगा कि कैसे क्या हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इससे ज़्यादा इस मैटर में कुछ भी नहीं है। गुलरेज जी क्या कहते हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस की तो समस्या ये है कि इनके पास तो इकट्ठा करने के लिए 4 लोग नहीं है आज के समय, बूथ स्तर पर काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। कई इनके मैं बोलता हूँ कि जो इनकी टेबल लगेगी उस पर बस्ते तक नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो कहना है, तो टीवी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपने आपको जीवित रखना, हर चीज का विरोध करना। हो सकता है अभी वो यासीन मलिक को जो सजा मिली है थोड़ी देर बाद कांग्रेस उसका भी विरोध करने लग जाए कि गलत हो रहा है। तो ये सब कांग्रेस कर रही है केवल अपने आप को मीडिया में दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए वैसे मुझे एक बात और आपसे जाननी है गुलरेज जी, कांग्रेस को इतना ज्यादा कम क्यों आंक रही है भारतीय जनता पार्टी? मतलब मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि अमूमन जब भी चर्चा में बैठते हैं बहुत ज्यादा कम आंका जा रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है कि अंग्रेजी की एक कहावत है राखी, a fish gets rotten from its head। जब वो मछली का सर सड़ता है ना तो पूरी मछली सड़ जाती है। बस यही स्थिति परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की है। अभी आपने देखा कि इंग्लैंड में जाकर किस प्रकार से देश की बेइज्जती कराई राहुल गांधी ने, जो मूर्खता भी दिखाई। जब उनसे प्रश्न किया गया तो 2-2 मिनट तक बैठ कर सोच रहे हैं जवाब देने के। तो अच्छा नहीं लगता है कि देश का इतना बड़ा नेता, विपक्षी पार्टी का जो टॉप नेता है वो ऐसा करे। तो इनका जो नेतृत्व है ना, कांग्रेस यतीम है। यतीम इसलिए है क्योंकि नेतृत्व जो है उसका होना नहीं होना एक बराबर है, तो इसलिए हम उसको कम आंकते हैं। अन्यथा कोई कम आंकने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब तक गांधी परिवार है, हमारा सौभाग्य है कि गांधी परिवार है, और एक ही ऐसी चीज है जिस पर मैं भी एक मत हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मेरे भाई सिद्धार्थ जी भी 100% एक मत होंगे। हम दोनों एक बात बोलते हैं कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी से जल्दी बनना चाहिए कांग्रेस का। ठीक है सिद्धार्थ जी, अब अपनी बात रखिए। देखिए राखी जी, ये जो डिबेट हो रही है वो राहुल गांधी जी के ऊपर नहीं हो रही, पहली बात तो। जो राहुल आप गांधी भी चाहते हैं ना वो अध्यक्ष बनना, मैं भी चाहता हूँ। तब का जो विदेश में इनने व्याख्यान किया है तो शायद इनको नहीं मालूम कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है अभी जापान में, और उससे पूर्व में क्या बोला है। देश की बुराई करिए जिसके मेरे पूरे साक्ष्य और प्रमाण है, जिसकी पूरे विश्व में निंदा की गई थी, और खास करके अमेरिका में उनके पुतले जलाए गए थे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, संवेदनहीन प्रधानमंत्री जिनके पुतले जलाए गए हैं। और शायद ये मीडिया, जो राष्ट्रीय मीडिया है, उन्होंने कहीं पे नहीं दिखाया, सोशल मीडिया पे बहुत बखूबी चला था वो। इसका भी आप थोड़ा संज्ञान ले लें कि किस प्रकार से उन्होंने देश की बुराई की थी। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, पर मुझे लगता है हम जिस विषय पर हैं उस पर अपनी बात रखें। होता है ना, पाकिस्तानी एम्बेसी करवाती है और आप उनके वहां में आते हैं तो खुश आपके बारे में क्या कहूँ सर, इतने मासूम भी आप नहीं। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी किस प्रकार से मोदी जी जहाँ जाते हैं कोशिश करती है कि वो कुछ विरोध कुछ लोगों को खड़ा कर दे, कुछ ह्यूमन राइट्स के नाम पे खड़ा कर दे, किसी को किसी नाम पे खड़ा कर दे। आप जानते हैं उस चीज को, फिर भी मासूम बन रहे हैं। लेकिन भाई एक बात बता दो, एक बात राखी भैया पूछ, चलिए बोलिए। आप भी चाहते हैं ना, जो मैं चाहता हूँ राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हमारे स्टार प्रचारक है साहब, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सवाल बार बार आ क्यों रहा है। नहीं, मैं तो देखिए अच्छी बात है ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कभी किसी एक बात पे एक मत होते हैं, तो जनता को भी देखने देना अच्छी बात है। चलिए मुझे तो ये बताइए इस पे संशय कब खत्म होगा? गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? काबिल और नेक इंसान है। चलिए सिद्धार्थ जी और गुलरेज जी, चलिए अब आप दोनों ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं जो मेरे विषय से बिल्कुल हटकर है। मैं इस पे ज्यादा बोलने नहीं दूंगी, प्लीज मुझे ये बताइए ये संशय कब खत्म हो सकता है गुलरेज जी? मुझे लगता है अनकरीब हो जाएगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, मुझे लगता है आरक्षण तो हो ही गया। में अच्छी फंस आती है तो वो राज्यपाल की तरफ उसको ट्रांसफर कर देते हैं राखी जी। आप देखिएगा हर मुद्दे को कभी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, कभी राज्यपाल की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, अपनी जिम्मेदारियों से भगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है 17 साल की जो उनकी विफलता है, और विफलता अभी आप देखिए किस प्रकार से उन लोगों ने, भूपेंद्र सिंह जी ने एक चिट्ठी बनाई और चिट्ठी प्रस्तुत की चुनाव आयोग को कि चुनाव जुलाई से पहले कराए जाए। क्यों कराए जाए जुलाई से पहले? उस समय बरसात होती है, इसका मतलब अगर बरसात में चुनाव कराएंगे तो सड़कें हैं नहीं,
पानी है नहीं, बिजली है नहीं, वहाँ पे रोड है नहीं, वहाँ पे चुनाव सामग्री पहुंचाने के लिए पर्याप्त यातायात का इनके पास वो गमन है नहीं। तो यही कारण है, उनको मालूम है कि जनता इनको धूल चटा देगी, इस चक्कर में वो जल्दी कराना चाह रहे हैं। और आप देखिए बहुत जल्दी, राजीव जी आप भी यही बैठी हैं, मैं भी यही बैठा हूँ, और मैं भी आपकी अगली डिबेट में बैठूंगा। बहुत जल्दी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढ के लाएगी और इन्हीं की तरफ से कोई ना कोई फिर जाएगा कोर्ट में और फिर कोई एक याचिका लगा के लेके आएगा बहाना लेके, क्योंकि इनको मालूम है कि 23 से पहले अगर चुनाव हो गए तो ये मुंह की खाएंगे। जनता तैयार बैठी हुई है इनको बिल्कुल सत्ता से उठा के बाहर बैठने के लिए। चलिए, मुझे ऐसा लगता है आरक्षण का इंतजार था, आरक्षण भी हो गया, वो प्रक्रिया भी आज पूरी हो गई है। अब ये जो संशय है ये भी यदि जल्द खत्म हो जाए तो तारीखों का ऐलान होना है, तो मुझे लगता है चुनाव आयोग पे तो कम से कम भरोसा होगा सिद्धार्थ जी। नहीं, कांग्रेस को किसी भी संवैधानिक संस्था एक मिनट गुलरेज जी बोलने तो दीजिए। हाँ सिद्धार्थ जी। देखिए अवश्य चुनाव आयोग पे हमको पूरा भरोसा है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष कार्य करेगा हमें पूरा भरोसा है, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लोकतंत्र ने जो हमको खूबसूरती दी है उसमें से एक चुनाव आयोग भी है। टीएन शेषन जी ने जिस समय उनको पहला चुनाव आयोग बनाया गया था, उन्होंने कितने पूरी प्रणाली को सुधारते हुए, पूरे राजनीतिक सुधारते हुए आज चुनाव को इतना सरल और सुगम बना दिया है। हम उसका स्वागत करते हैं, और चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष काम करेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर उसमें भी अगर वो कुछ दुहासी करेगा तो हम उसके विरोध अवश्य दर्ज कराएंगे। चलिए, तो उनके मैंने ये सवाल इसलिए भी लिया था क्योंकि उनके पास भी उनकी एक समय सीमा है, उनको भी आदेश है कहीं ना कहीं से कि चुनाव होने हैं, आरक्षण भी हो गया है, अब वो प्रणाली जो थी आरक्षण की प्रोसेस वो भी हो गई है, तो बस तारीखों का एक मुझे लगता है इंतजार होना है। बाकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का संशय यदि जल्द से जल्द यदि खत्म कर दे सरकार तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब चीजें क्लियर हो गई हैं। हाँ गुलरेज जी बोलिए, कुछ कह रहे थे। देखिए राखी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था चुनाव आयोग को कि फैसला आने के 2 हफ्ते के अंदर उनको डेट डिक्लेयर करनी है। अब एक जो कट ऑफ लाइन है वो तो हमारे सामने आ गई, फिर उसके बाद आरक्षण के ऊपर भी हो गया, तो चीजें आगे बढ़ रही हैं उस दिशा में। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उस मिथ को मैं बस्ट करना चाहता हूँ। इन्होंने भी टीएन शेषन साहब की तारीफ की, बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया था, लेकिन उनको पंगु बनाने के लिए कांग्रेस की जो केंद्र में सरकार थी उन्होंने नई युक्ति लाए थे। उन्होंने क्या किया था कि इलेक्शन कमीशन के साथ कमिश्नर के साथ 3 जो थे वो इलेक्शन कमिश्नर बना दिए थे, और वो तीनों ऐसे बनाए थे कि हर चीज में उनको एंटी जाए, और जो कांग्रेस चाहती थी वो होता था। अरे आपके लिए तो आज है ना, देखो इन्होंने नाम लिया टीएन शेषन का, आपने क्या किया था, तो तकलीफ होगी। देखिए क्या होता है जब आप किसी के जो झूठ को है ना सबके सामने, चलिए मुझे ऐसा लगता है गुलरेज जी, सिद्धार्थ जी, एक बात है जो आप भी समझते हैं मैं भी समझती हूँ, एक बात निकलेगी तो वो बहुत दूर तक चली जाएगी। तो अभी हम क्योंकि समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, इस पर संशय खत्म हो जाए तो आगे की चीज करेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या होगा, बस ये संशय और खत्म होना बाकी है, उसके बाद चीजें स्पष्ट जाएंगे। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, इसको लेके जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी, और इसी को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, सब लोग अपनी अपनी तरफ से जो प्रोसेस कर सकते हैं वो कर रहे हैं, पहले भी किया गया था। लेकिन अब होना क्या है ये आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि चुनाव तो होने हैं, उन्हें तो अब कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुए थे उसका पालन राज्य निर्वाचन आयोग को भी करना है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।